आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार। पिछले साल फरवरी में जब गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा सदस्यता खत्म हुई थी और यह तय हो गया था कि कांग्रेस पार्टी अब उनको फिर से राज्यसभा में नहीं भेजेगी, तभी से इसका इंतजार हो रहा था कि वो किस दिन पार्टी छोड़ेंगे। वो घड़ी आ गई, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इस बात में कोई किसी को संदेह नहीं था कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे, अलग होंगे। लेकिन कांग्रेस छोड़ते समय उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है वो बहुत दिलचस्प है, वो कई सवाल खड़े करने वाली है। और कांग्रेस पार्टी पर जिस तरह से उन्होंने हमला किया है उससे भी कई सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद की वो हैसियत थी जो शायद ही किसी नेता को मिली होगी। पिछले 40 साल में शायद ही कोई नेता होगा जिसने सत्ता के को इतने करीब से भोगा होगा, जो कांग्रेस में इतने ऊंचे पदों पर रहा होगा और जो सोनिया और राहुल गांधी या उनके पहले राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के इतना करीब रहा होगा। वैसा नेता जब पार्टी छोड़े और पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, आरोप लगाए, तो उसके बड़े मायने होते हैं। उसके पीछे क्या साजिश है, किसकी साजिश के तहत G23 बना और उसके लोगों ने सोनिया गांधी को चिट्ठियां लिखी या राहुल गांधी पर अटैक हुए, उन साजिश की बातों को छोड़ दें। आज सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे और उनकी लिखी चिट्ठी पर बात करते हैं। उन्होंने 5 पेज की चिट्ठी लिखी है जिसका क्रक्स, जो जिस्ट है, वो सभी चैनलों पर चल रहा है, हर जगह आपको सुनाई देगा। उसमें 3-4 बातें ही सबसे महत्वपूर्ण रूप से निकल के आई हैं। उसमें पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी के आने के बाद, जब 2013 में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया, तब से कांग्रेस की स्थिति खराब हुई। पहला जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है, जो चिट्ठी का निष्कर्ष है। दूसरा ये कि राहुल गांधी का बर्ताव बहुत बचकाना है। तीसरा कि राहुल गांधी ने बहुत अपरिपक्व तरीके से काम किया। ये सारे आरोप वो हैं जो बीजेपी लगाती रही है और बीजेपी ने अपने प्रचार तंत्र के थ्रू, अपने आईटी सेल के जरिए जो आरोप लगा करके राहुल गांधी की जिस तरह की छवि बनाई है, उसको और मजबूत करने वाली ये उनके इल्ज़ाम है। इससे भी और सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने और जो चीज़ें उनकी चिट्ठी का जो एक निष्कर्ष ये है वो ये है कि अगर 2013 में राहुल गांधी ने दागी नेताओं को बचाने वाला अध्यादेश नहीं फाड़ा होता तो कांग्रेस शायद नहीं हारती। कांग्रेस के हारने की एक बड़ी वजह है कि उन्होंने अध्यादेश फाड़ दिया था। उनकी चिट्ठी का एक निष्कर्ष ये भी है कि अब चापलूसों का राज हो गया है पार्टी में और प्रॉक्सीज के जरिए कांग्रेस पार्टी का संगठन चल रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने निजी सचिवों, सहायकों और बॉडीगार्ड सुरक्षा कर्मियों की सलाह पर काम करते हैं। ये बड़े इल्ज़ाम है, ये सारे इल्ज़ाम है, ये उनकी चिट्ठी का निष्कर्ष है। अब इस पर बारी बारी से बात करते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि कांग्रेस पार्टी में अब चापलूसों का राज आ गया। अब जो भी कांग्रेस पार्टी को जानते समझते हैं और सिर्फ आईटी सेल की तरफ से वायरल किए जाने वाले व्हाट्सएप मैसेजेज और सोशल मीडिया के मैसेजेज से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, जो उनसे प्रभावित नहीं होते हैं और जो कहा जाता है उसको अपनी आंखों से देखते हैं, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि से समझते हैं, वो लोग जानते हैं कि चापलूस का क्या मतलब होता है और आज कांग्रेस में किसकी लीडरशिप है, कौन नेता है। कांग्रेस के नेताओं की लिस्ट आप देखेंगे तो उस लिस्ट को सामने रख के गुलाम नबी आज़ाद से पूछा जा सकता है कि भाई इसमें बताएं कि इसमें कौन चापलूस है और कौन प्रॉक्सी है। जो कांग्रेस के मुख्य पद होते हैं, हम सिर्फ उनके बारे में आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी अभी सरकार में नहीं है, 8 साल से सत्ता से बाहर है। तो कांग्रेस के दोनों सदनों के जो नेता हैं, राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। क्या गुलाम नबी आज़ाद ये कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे चापलूस हैं या प्रॉक्सी हैं या उनको राहुल गांधी ने अपने किसी सुरक्षाकर्मी के कहने पर राज्यसभा में नेता बनाया? उनके ठीक पहले, खड़गे के ठीक पहले खुद गुलाम नबी आज़ाद नेता थे राज्यसभा में। 8 साल नेता थे जब राहुल गांधी का राज था। उसके राहुल गांधी जब उपाध्यक्ष बने उसके बाद ही, उसके 1 साल बाद गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में कांग्रेस के नेता बने थे और नेता प्रतिपक्ष बने थे। वो क्या प्रॉक्सी थे या वो चापलूस थे? गुलाम नबी आज़ाद एलओपी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में। उनके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे पिछली लोकसभा में नेता थे। वो कांग्रेस के सबसे पुराने नेताओं में है, सबसे बड़े चेहरों में है। उनके दम पर कांग्रेस ने दशकों तक कर्नाटक में राज किया है। उनके बाद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता बने हैं। अभी भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी वो नेता हैं जिनके दम पर कांग्रेस वर्षों तक, जब लेफ्ट के रूल में भी अधीर रंजन चौधरी वो नेता थे जिनके दम पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की राजनीति चली। प्रणब मुखर्जी एमपी लोकसभा का चुनाव लड़ने को इसी वजह से तैयार हुए कि अधीर रंजन चौधरी उनको चुनाव लड़ाएंगे। इतना बड़ा नेता है अधीर रंजन चौधरी।
उनकी जबान जैसी हो, उनकी भाषा जैसी हो, लेकिन अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी और बीजेपी की इस आंधी में भी लोकसभा का चुनाव जीत करके आए हैं बंगाल से। वो आज लोकसभा में नेता है। तो इनमें से कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे चापलूस हैं या अधीर रंजन चौधरी चापलूस हैं? अब गुलाम नबी आजाद ने जो कही है, मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद जो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी बॉडी होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं, वो महासचिवों के पद होते हैं। कांग्रेस के महासचिवों के नाम आप सुने। कांग्रेस के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो संगठन के महासचिव हैं, केरल के नेता हैं। कांग्रेस के महासचिव हैं मुकुल वासनिक। कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट महासचिव रहे हैं राजीव गांधी के पहले, जिस समय उन्होंने गुलाम नबी आजाद के साथ भी काम किया। और गुलाम नबी आजाद के साथ जो G23 बना था, जिन लोगों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी मुकुल वासनिक थे, वो भी महासचिव हैं कांग्रेस के। ओमन चांडी कांग्रेस के महासचिव हैं, जो केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं केरल के। तारिक अनवर कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, जो कांग्रेस में बहुत बरसों तक कांग्रेस में रहे और फिर छोड़ करके एनसीपी में गए शरद पवार के साथ और वापस कांग्रेस में लौटे हैं, वो महासचिव हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव हैं। अजय माकन कांग्रेस के महासचिव हैं। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के महासचिव हैं। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। क्या गुलाम नबी आजाद बताएं कि इनमें कौन प्रॉक्सी है, कौन चापलूस है, और किसको राहुल गांधी ने अपने सिक्योरिटी गार्ड या पीए के कहने से महासचिव बनाया है? कौन नेता है इसमें? किसकी क्रेडिबिलिटी, किसकी साख खराब है? कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष है पवन बंसल, वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर बने थे, नहीं तो उनके पहले अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, और उससे पहले मोतीलाल वोरा कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे। तो बताएं इसमें से किसको राहुल गांधी का प्रॉक्सी, किस प्रॉक्सी के जरिए राहुल गांधी संगठन चला रहे हैं? उसके बाद आती कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, जिस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मनमोहन सिंह हैं, AK एंटनी हैं, राहुल गांधी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, अजय माकन है, अंबिका सोनी है, खुद गुलाम नबी आजाद इस्तीफा देने के पहले तक उसके सदस्य थे, आनंद शर्मा है, अविनाश पांडे हैं, हरीश रावत हैं, जयराम रमेश हैं, कुमारी शैलजा हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ललथन हवला हैं, मुकुल वासनिक हैं, ओमन चांडी हैं, प्रियंका गांधी हैं, पी चिदम्बरम हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं और तारिक अनवर हैं। क्या गुलाम नबी आजाद मीडिया को आकर के ये बता सकते हैं, उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिख दी कि चापलूस हैं या प्रॉक्सीज हैं या सुरक्षा कर्मियों और पीए के कहने से राहुल गांधी संगठन के फैसले लेते हैं? क्या वो बता सकते हैं कि इसमें कौन आदमी प्रॉक्सी है, कौन आदमी पीए के कहने से रखा गया है, या कौन आदमी चापलूस है? कांग्रेस का सिर्फ 2 ही राज्यों में कांग्रेस का शासन है, 2 मुख्यमंत्री हैं उसके, एक अशोक गहलोत हैं और दूसरे भूपेश बघेल हैं। क्या ये दोनों चापलूसी के दम पर मुख्यमंत्री बने हैं या अपनी काबिलियत के दम पर दशकों तक कांग्रेस की सेवा करके बने हैं ये लोग? कांग्रेस पार्टी जहां सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार में है, झारखंड में कांग्रेस की सहयोगी की सरकार है और आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव जैसे 70 साल के लोग पुराने, जिन्होंने दशकों तक कांग्रेस की सेवा की है, वो लोग वहां सरकार में है। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में थी तो अशोक चौहान और बाला साहब विखे पाटिल जैसे लोग, मतलब कांग्रेस के ऐसे नेता वहां सरकार में थे जिन्होंने कई बरस तक, कई दशकों तक कांग्रेस की सेवा की है। बाला साहब थोराट, माफ कीजिएगा, बाला साहब विखे पाटिल नहीं, बाला साहब थोराट वहां मंत्री थे। अशोक चौहान मंत्री थे जो मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये किसको, गुलाम नबी आजाद ने किसको चापलूस बताया है? उनको अपनी चिट्ठी में लिखना चाहिए कि ये चापलूस है, तभी उनकी चिट्ठी का उनका मतलब होगा। नहीं तो अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि उनके छोड़ने का क्या कारण है। उनके छोड़ने का कारण जो है, उसके पहले उनकी चिट्ठी में जो उन्होंने अपने बारे में लिखा है वो देखिए। उन्होंने अपनी चिट्ठी के बारे में, अपने बारे में अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है गुलाम नबी आजाद ने? गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि वो 1977 में यूथ कांग्रेस के महासचिव बने थे। 77 में, आज से 45 साल पहले वो यूथ कांग्रेस के महासचिव बने थे, और 1980 में वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। जब संजय गांधी के निधन के बाद उनको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने खुद अपनी चिट्ठी में लिखा है, पॉइंट मार्क है, कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लेट PV नरसिंह राव और मनमोहन सिंह, इन चारों प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में वो मंत्री रहे हैं। उन्होंने खुद लिखा है 1982 से 2014 तक जब भी कांग्रेस की सरकार बनी, गुलाम नबी आजाद उसमें मंत्री बने। उन्होंने खुद लिखा है कि 80 के दशक से कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना उसकी कमेटी में गुलाम नबी आजाद महासचिव रहे हैं। उन्होंने खुद ही लिखा है कि वो हर समय लगातार कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बतौर महासचिव उन्होंने, इस देश का कोई भी राज्य नहीं है जहां प्रभारी नहीं रहे हैं वो। ये सारी चीजें उन्होंने खुद लिखी है। 2014 में कांग्रेस लोकसभा के चुनाव हार करके, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के बाद हार के बाहर होती है। उसके बाद वो 7 साल तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहते हैं।
राहुल गांधी 2013 में उपाध्यक्ष हो गए थे, और अब अगर इन्हीं की बात माने गुलाम नबी आज़ाद की कि राहुल गांधी अपने सुरक्षा कर्मियों और पीए के कहने से चल रहे थे और चापलूसों को बना रहे थे, तो उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को क्यों राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाया और 7 साल तक बनाए रखा। ये सब उन्होंने खुद लिखा है, अपनी चिट्ठी में लिखा है गुलाम नबी आज़ाद ने। वो सिर्फ 2 बार राज्यसभा लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते हैं, मैक्सिमम टाइम वो राज्यसभा में रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कई दशक के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला। जब पहला मौका मिला तो कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद को मुख्यमंत्री बनाया। 2004 में जब दिल्ली में मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी यूपीए 1 की, तो गुलाम नबी आज़ाद उसमें मंत्री बने थे। और 2005 में कश्मीर में जब कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला तो गुलाम नबी आज़ाद को वहां मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया। 3 साल का टर्म था कांग्रेस के मुख्यमंत्री का, वो 2008 तक मुख्यमंत्री रहे और वहां से इस्तीफा करके दिल्ली आए, आते ही दिल्ली में मंत्री बन गए वापस। तो कांग्रेस पार्टी ने उनको यूथ कांग्रेस के महासचिव से लेकर के और कांग्रेस के महासचिव, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, केंद्र सरकार में मंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, ये सारे पद कांग्रेस ने दिए। और वो लिख रहे हैं कि हमने सेल्फलेस सर्विस की है कांग्रेस की। अब देखिए उनकी सेल्फलेस सर्विस का, अभी वो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले बेरोजगार हुए, 1.5 साल पहले उनकी राज्यसभा की सदस्यता गई है। और चूंकि कांग्रेस आज कहीं से कांग्रेस की स्थिति नहीं है, कांग्रेस के पास आज सिर्फ 31 राज्यसभा के सांसद हैं। कांग्रेस की स्थिति नहीं है कि वो जिसको चाहे उसको राज्यसभा में भेज सके, इसलिए उनको नहीं भेज सकी। और वो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, कोटरी बनानी शुरू कर दी, ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। सिर्फ हटते ही जैसे ही उनका पद खत्म हुआ, राज्यसभा गई और राज्यसभा में नेता पद गया, उनको वो कांग्रेस में खामियां दिखने लगी उनको। उसके पहले वही राहुल गांधी थे। उस बीच उनके जब वो राज्यसभा में नेता विपक्ष थे, उस समय 2 साल के लिए राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और अपने उसी तरीके से काम करते रहे जैसे अभी कर रहे हैं। लेकिन तब आजाद को राहुल गांधी की कोई खामी नहीं दिखी थी। राहुल गांधी उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष बने, जब तक गुलाम नबी आजाद एलओपी रहे, राज्यसभा में नेता विपक्ष रहे, उनकी राज्यसभा रही, उनको कोई कमी राहुल गांधी में नहीं दिखाई दी। अब उन्होंने जो राहुल गांधी के बारे में, अब ये जब जो कांग्रेस का भी मौजूदा संगठन है, जिस तरह के संगठन में लोग हैं, उनके बारे में अगर इन्होंने इतनी डेरोगेटरी बात कही है, पता नहीं वो लोग अपने उसका जवाब वो लोग देंगे। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा कि बहुत बचकाने तरीके से उन्होंने काम किया, बहुत अपरिपक्व तरीके से काम किया। और इसके लिए उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ दिया था, जिससे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो मोरल उनकी जो शक्ति है, जो उनकी हैसियत थी, जो एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, उसको झटका लगा था और उसकी वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई थी। कांग्रेस के चुनाव हारने की ये बड़ी वजह है। बड़ी सावधानी से, बड़ी होशियारी से गुलाम नबी आजाद इस बात को छिपा गए कि राहुल गांधी ने किस बात का अध्यादेश फाड़ा था। वह जो अध्यादेश था, वह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को पलटने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा था कि अगर कोई भी सिटिंग एमएलए है या एमपी है, उसको अगर सजा होती है, उसको जेल जाना होता है, या उसके खिलाफ आरोप पत्र लगते हैं, वो अपराधी प्रमाणित होता है, तो उसको तत्काल इस्तीफा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश पलटने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दबाव में ये अध्यादेश लाया गया था और ये उसमें प्रावधान किया गया था कि ऐसा कुछ भी होता है, मतलब वो जेल जाता है या उस पर आरोप पत्र दाखिल होते हैं या सजा प्रमाणित होती है, तब भी उसको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। ऐसा उस अध्यादेश में लिखा हुआ था। वो अध्यादेश इतना खराब था, उस समय जो अपोजिशन पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जाकर के अनुरोध किया था कि आप इस अध्यादेश को वापस करिए, ये अध्यादेश नहीं माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत सही है, बहुत अच्छा है। राहुल गांधी ने उसी अध्यादेश को फाड़ा था। राहुल गांधी ने कहा था कि ये नहीं चलेगा कि जो दागी नेता है या जो अपराधी है, जो जेल जाने वाला है या जेल गया हुआ है, जिसको सजा हो गई, उसको हम अध्यादेश के जरिए नहीं बचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है। वो अध्यादेश राहुल गांधी ने फाड़ा था। राहुल गांधी उस समय कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष थे और अभी सारे लोग इस बात के लिए वाह वाह कर रहे थे। मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं, अभी ये 1 हफ्ते पहले की भी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। सारे लोग उनकी वाहवाही कर रहे थे और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। राहुल गांधी संगठन के दूसरे सबसे बड़े नेता थे और अगर उन्होंने यह फैसला किया और इसका पब्लिक डिस्प्ले किया कि यह अध्यादेश जो सरकार ने किया है, सरकार ने ये जो फैसला किया है, ये गलत फैसला है, तो उसमें क्या गलती है? एक गलत, बहुत बेहद गलत फैसला, बेहद गलत अध्यादेश जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटने के लिए और दागी सांसदों और दागी विधायकों को बनाने के लिए लाया गया था। राहुल गांधी ने उसे फाड़ा था। ये गुलाम नबी आजाद को अपनी चिट्ठी में लिखना चाहिए था
गुलाम नबी आज़ाद को अगर ऐसा लग रहा है कि वो उसी वजह से 2014 का चुनाव हार गई कांग्रेस पार्टी, तो उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं कही थी 2013-14 में? या जब राहुल गांधी उनको राज्यसभा में नेता विपक्ष बना रहे थे तब क्यों नहीं ये बात कही थी उन्होंने? अगर ये इतना सरलीकरण करना है 2014 में कांग्रेस की हार का और उसके बाद कांग्रेस की हार का, तो इससे बचकानी बात कोई नहीं हो सकती है जो गुलाम नबी आज़ाद कर रहे हैं। इतनी बचकानी बात वो कर रहे हैं कि राहुल ने अध्यादेश फाड़ दिया, इसकी वजह से कांग्रेस हार गई। उस समय जो पूरे देश में माहौल बना था, 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन था अन्ना हजारे का, जो राहुल का जो गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एग्रेसिव कैंपेन था, बीजेपी का जो अभियान था चुनाव का, वो सब कुछ नहीं थे कांग्रेस की हार के वो कारण नहीं थे। कांग्रेस के हार के कारण के वो गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता नहीं थे जिन्होंने गणेश परिक्रमा की तरह गांधी नेहरू परिवार के लोगों की परिक्रमा करके लगातार पद हासिल किया था और जमीनी राजनीति नहीं की थी। क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं थे हार के? तो उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी है क्योंकि उनका पद खत्म हो गया था। उनको पद पर रहने की ऐसी आदत हो गई थी, उनको सत्ता में रहने की ऐसी आदत हो गई थी कि वो जैसे ही खत्म हुआ वैसे उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। वो 2014 से 2021 तक राज्यसभा में नेता विपक्ष थे। उसके पहले 10 साल तक वो केंद्र में मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। उसके पहले भी कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते रहे। जैसे उनकी जिम्मेदारियां खत्म हुई, जैसे नए लीडरशिप ने टेक ओवर करना शुरू किया, वैसे ही उनको परेशानी होने लगी और उन्होंने वो बेचैनी अपनी प्रकट करने लगे और फाइनली एक दिन उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन सिंपल छोड़ा नहीं उन्होंने। इसको कहते हैं किसी भी राजनीतिक दल के पास निष्ठावान व्यक्ति की कितनी कमी है वो इससे पता चलता है, इससे प्रमाणित होता है। उन्होंने न सिर्फ छोड़ा नहीं है, उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बीजेपी के सारे आरोपों को अपनी चिट्ठी से उन्होंने प्रमाणित किया है। जिसको कांग्रेस पार्टी ने इतना कुछ दिया, उसने अपोजिशन के आरोपों को प्रमाणित करके राहुल गांधी पर झूठे सच्चे आरोप लगा करके कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। जय हिंद, वंदे मातरम। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।